नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 में भारत की राजनीति की घटनाओं का अंबार लगा रहा है और कमोवेश यही 2025 में भी होने वाला है। सबसे खास बात 2024 का लोकसभा चुनाव रहा है। लोकसभा चुनाव को 2024 की सबसे बड़ी राजनीतिक घटनाओं में याद किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। साल 2024 के चुनावी नतीजे भी चौंकाने वाले रहे। एक तरफ जहां एनडीए अब की बार 400 पार का नारा देकर चुनावी मैदान में उतरी थी, तो दूसरी तरफ एनडीए को हराने के लिए विपक्षी दलों ने इंडिया अलायंस बनाया था। चुनावी नतीजे सामने आए तो एनडीए 400 के आंकड़े तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार बनाने में कामयाब रहे। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष इस बार लोकसभा में काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार लोकसभा में नेता विपक्ष का पद कांग्रेस को मिला है। यह सब कैसे हुआ 2024 में और 2025 में क्या सबक मिलेगा, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी दांव पे चले, जो साल 2025 में भी बरकरार रहने वाला है और इसका टेलर भी लगातार दिख रहा है। साल 2024 में अंबेडकर और संविधान के नाम पर खूब सियासत हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में तो विपक्ष ने संविधान को मुद्दा बना दिया और 2024 के जाते जाते डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर ऐसा घमासान मचा कि लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप वाली राजनीति आई तो बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। विपक्ष ने होम मिनिस्टर अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया और फिर ऐसा कोहराम मचा कि दो सांसद आईसीयू तक पहुंच गए। अब बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष को लगातार घेर रही है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या है, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे और विधानसभा चुनाव के नतीजे भी सबको चौंकाते रहे। विधानसभा चुनाव में भी कई इतिहास बने, कई इतिहास छूटे। सबसे ज्यादा चर्चा जम्मू कश्मीर को लेकर रही, जहां करीब 10 साल बाद चुनाव हुआ, आयोजन हुआ था चुनाव का। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का जश्न मना और इस सब के अलावा साल 2024 के राजनीतिक में जो सभी का ध्यान खींचा था, दो मुख्यमंत्रियों का जेल जाना। इसमें तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। यह सब आखिर कैसे हुआ है 2024 में और 2025 में किस तरह की सीख लेनी चाहिए, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारतीय राजनीतिक इतिहास में
साल 2024 को खास तौर पर पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा, जब भारतीय राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद किसी गैर कांग्रेसी ने लगातार तीसरी बार सत्ता बना पाई। राजनीति के कई घटनाक्रम साल 2024 में नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार रिकॉर्डों को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा बैठे। राहुल गांधी राजनीति में अपनी खोई हुई जमीन को कुछ हद तक दोबारा करने में कामयाबी हासिल कर पाए, और यही नहीं, अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार राहुल गांधी ने संवैधानिक पद पर बैठा। राहुल गांधी गांधी परिवार के तीसरे सदस्य बने, जिसे लोकसभा में नेता विपक्ष बनाया गया। नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का पहला लोकसभा चुनाव का पहला भाषण भी खूब चर्चाओं में रहा है, चूंकि वो नेता विपक्ष थे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, राहुल गांधी को लोकसभा में बतौर नेता विपक्ष पहली बार जब बोलने का मौका मिला, तो राहुल गांधी की दो सबसे बड़ी बातों पर जोर देकर उन्होंने बात की। राहुल गांधी ने कहा, एक डर और दूसरा संविधान। राहुल गांधी इस दौरान फुल एक्शन में नजर आए विधानसभा में, लोकसभा में, और राहुल गांधी कभी भगवान शिव के पोस्टर को दिखाकर डर दूर करने की बात करते थे, तो कभी दूसरे धर्मों का हवाला देकर। साल 2014 में जब मोदी सत्ता में आए, तब से ऐसा पहली बार हुआ है कि जब राहुल गांधी के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं ने राहुल गांधी के बयानों पर खड़े होकर आपत्ति जताई। नेता विपक्ष राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान बोलते बोलते कुछ ऐसा कह गए जिससे सदन में हंगामा खड़ा हो गया, और इस पर खूब बवाल मचा। अगले दिन राहुल गांधी के भाषण का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पीएम मोदी आते ही विपक्ष पर जमकर बरसे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए, और विपक्ष के तमाम आरोपों का जवाब नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान राहुल गांधी के हिंदू हिंदुत्व वाले बयान पर भी करारा जवाब दिया। आखिर राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर नेता विपक्ष के तौर पर अपने पहले सदन में भाषण में क्या कुछ कहा था, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान पर सदन में क्या जवाब दिया था, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दोनों को सुनवाना चाहता हूं। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। आदरणीय सभापति जी, एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना,
इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य प्लीज। आदरणीय सभापति जी, हम बचपन से सीखते हुए आए हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, साल 2024 में भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब नेहरू गांधी परिवार की एक प्रमुख सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा तो कांग्रेस पार्टी के भीतर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत पहले ही कर दी। साल 2024 में प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा से उपचुनाव जीतकर पहली बार भारत की संसद में दाखिल हुई। साल 2024 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी और वायनाड लोकसभा सीटों से दोनों से चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। इसलिए वायनाड सीट छोड़कर उन्होंने अमेठी से सांसद बने रहना ज्यादा मुनासिब समझा। इसके बाद वायनाड की सीट खाली थी, जिस पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारने का फैसला किया और 2024 के उपचुनाव में प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने के बाद शीतकालीन सत्र में अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी फुल फॉर्म में नजर आई। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपने पहले भाषण में संविधान, किसान, महिला, महंगाई से लेकर अडानी तक के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सांसद प्रियंका गांधी को भी सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए सदन में उनका पहला भाषण किस तरीके का रहा। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने। इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को जमीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं,
कि प्रियंका गांधी के संसद में पहले भाषण की उनके भाई राहुल गांधी से लेकर तमाम सांसदों ने कांग्रेस की तारीफ की। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि प्रियंका गांधी का शानदार भाषण उनके पहले भाषण से भी बेहतर है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रियंका गांधी के भाषण पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो सुनिए। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई है। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी ने जीत तो दर्ज की, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। बैसाखी के दम पर सरकार चल रही है। वहीं विपक्ष ने इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। खासकर उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी हिट साबित हुई। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान को मुद्दा बनाया, उसका फायदा नतीजों में भी दिखाई दिया। कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में नैरेटिव सेट कर दिया कि बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान को आसानी से बदल सके। राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपने हर चुनावी रैली में संविधान की कॉपी को लेकर खूब लहराया और इस नैरेटिव का फायदा भी कांग्रेस से लेकर पूरे विपक्ष को हुआ। बीजेपी इस बार सिर्फ 240 सीटों पर सिमट कर रह गई 2024 में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के नतीजे क्या कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको याद दिलाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में 43.52% वोट हासिल किया था। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 43.69% वोट मिले और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 और कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 33 सीटें पर जीत दर्ज कर पाई थी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने 30 सीटें पर बाजी मारी थी। सीटों पर महायुति को लोकसभा में स्कोर 17 पर अटक गया था। यह एक आंकड़ा है चूंकि साल 2025 में 2024 के चुनाव से भी सबक लेना पड़ेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि इन्हीं 2 राज्यों में बीजेपी को लगे झटके की वजह से बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रहना पड़ा और लोकसभा चुनाव में जो संविधान पर लड़ाई शुरू हुई वो पूरे साल 2024 में चलती रही और साल 2024 जाते जाते संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर ऐसा घमासान मचा हुआ है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का आरोप वाली राजनीति आई तो बात सदन में धक्का मुक्की तक पहुंच गई। शीतकालीन सत्र में संविधान को अपनाने में 75वें साल के खास मौके पर चर्चा की शुरुआत हुई थी संविधान पर, लेकिन हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह के एक बयान पर कोहराम मच गया। विपक्ष ने होम मिनिस्टर अमित शाह पर डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का गंभीर आरोप लगा दिया और फिर कोहराम मचा कि 2 सांसद आईसीयू तक पहुंच गए। भारत का संविधान, भारत की संसद, संसद की मर्यादा तार-तार हो गई। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान
और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर जो घमासान शुरू हुआ था, साल 2024 में लगातार जारी रहा और साल 2025 में भी इस पर घमासान चलता रहेगा, क्योंकि अपमान बाबा साहब अंबेडकर का हुआ, मुद्दा कांग्रेस ने, विपक्ष ने जमकर उठाया। अब वही मुद्दा विपक्ष के लिए बैकफायर हो गया। अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोल रहे हैं, विपक्ष से ही माफी की मांग कर रहे हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए किस तरीके से विपक्ष को दोनों ही मुख्यमंत्री घेर रहे हैं। ये लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। इनमें भी कई इतिहास बने, कई इतिहास टूटे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2024 में अपने राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय रख दिया, क्योंकि 2019 में धारा 370 को खत्म करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद 3 चरण में जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव हुआ। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने वोटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जम्मू कश्मीर के चुनाव में उमर अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शानदार वापसी की। उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री चुना गया। इसके अलावा कई राज्यों में 2024 में चुनाव हुए और उन तमाम राज्यों के नतीजे क्या कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको बताना, दिखाना, समझाना चाहता हूं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन हुआ। टीडीपी वापसी की, सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई। सिक्किम विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की। सिक्किम की सभी 32 विधानसभा सीटों में से एसकेएम ने 31 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की। और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ उड़ीसा में भी विधानसभा चुनाव हुआ था। उड़ीसा में 2024 के साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी 24 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नवीन पटनायक की सत्ता चली गई 2024 में और पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। इसके साथ ही साल 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हर किसी को चौंका दिए थे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी ज्यादा उम्मीदें थी। कांग्रेस को लगा था कि किसानों का मुद्दा और
अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा। लेकिन हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस को झटका लगा और बीजेपी ने हरियाणा में शानदार जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार सत्ता अपने नाम कर। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी काफी ज्यादा विपक्ष को उम्मीदें थी, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी और देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन का जादू चला और सत्ता में ऐतिहासिक वापसी की। ये साल 2024 के शानदार चुनाव रहे हैं और इन्हीं चुनावों के मद्देनजर साल 2025 का चुनाव भी आपको देखने को मिलेंगे। इन सब के अलावा साल 2024 की राजनीति में जो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा, वो था दो मुख्यमंत्रियों का जेल जाना। इसमें दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम शामिल है। सबसे पहले बात हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए साल 2024 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि साल 2024 उनके लिए एक बड़ा झटका लेकर आया, क्योंकि जनवरी 2024 में कथित खनन के लिए उनको जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में वो वापस आ गए, जमानत मिली, विपक्ष बीजेपी को हराकर चुनाव जीते। साल 2024 में आम आदमी पार्टी को भी राजनीतिक उतार चढ़ाव से देखने से काफी कुछ सीखने को मिला और आम आदमी पार्टी को बहुत कुछ देखने को मिला। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के जेल जाने के बाद 21 मार्च 2024 को ईडी ने तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद खूब बवाल हुआ। हालांकि 2024 में ही केजरीवाल और संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया को जमानत भी मिल गई, लेकिन जेल से वापस आते ही अरविंद केजरीवाल ने सबको अपने फैसले से चौंका दिया। क्योंकि एक नाटकीय अंदाज में अरविंद केजरीवाल ने 2024 तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह आतिशी को दिल्ली की जिम्मेदारी सौंप दी। अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से भी हर कोई हैरान परेशान रहा। यानी साल 2024 के जितने भी फैसले हुए, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या राजनीतिक जोड़तोड़ हो, इतिहास में ये दर्ज हो गया है 2024। और 2025 में 2024 से क्या सबक लेंगे ये नेता, ये आने वाले वक्त में तस्वीर आपको खुद नजर आएगी, क्योंकि 2025 में भी चुनाव होने हैं और उन चुनावों में क्या फैसला होता है वो आप सबके सामने होगा। ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।